हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज में। मेरा नाम विशाल सिंह है। आज हमारे साथ नीलम सिंह जी हैं, जिन्होंने यूपी पीसीएसजे 2022 क्वालिफाई किया है, जिसका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है, वो भी बहुत अच्छी रैंक से। इनकी रैंक 13 है। आप बहुत बहुत बधाई हो। नीलम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्वालिफाई किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्वालिफाई करना ये बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि आदमी प्री में कैसा जाएगा, मेंस में कैसा जाएगा, और फिर उसके बाद में इंटरव्यू भी सब कुछ चाहिए। तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक वाइज, जैसे कि मतलब हमारे बच्चे ये जान पाए जो भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, जो अगला एग्जाम देना चाहते हैं, कि किस स्ट्रेटेजी से वो चलें कि जैसे आपकी तरह वो भी फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर। जी थैंक यू सर। सर वैसे तो मैं आपके चैनल की रेगुलर व्यूअर रही हूँ। मैंने फॉर्म आया था दिसंबर 2022 में, तो टारगेट था कि अपने स्टेट में क्वालिफाई करना है, और मैं 2020 में पास आउट थी LLB। अच्छा, कहाँ से आपका लॉ हुआ था? मेरा लॉ इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से एफिलिएटेड है। वहाँ से मैंने 2020 में पास आउट किया था। 3 ईयर 5 ईयर? हाँ, मैंने बीएससी के बाद 3 ईयर लॉ किया है। अच्छा, आपकी बीएससी कहाँ से हुई थी? वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैंपस से। अच्छा, बीएससी। अच्छा, और प्राइमरी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट सेंट एंथनीज कॉन्वेंट इलाहाबाद से ही किया है। अच्छा, और सर मेरा ग्राउंड पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसी में हमेशा से इंटरेस्ट था। उसके बाद इसलिए मैंने बीएससी किया था। अब चूंकि मेरे फादर लॉयर थे, तो उनकी इच्छा थी कि उनसे भी ऊंचे पोस्ट पे जाएं, तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने LLB किया। और फिर LLB किया तो उस समय तो नहीं तैयारी कर रही थी। LLB फाइनल ईयर में फिर था कि अब वैकेंसी आएगी, जब भी आएगी। तो उस साल से ही मैंने थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन शुरू किया था। अच्छा। लेकिन बीच में कोविड आ गया, फिर इतना रेगुलर जब तक फॉर्म नहीं आता है हम लोग उतना सीरियस होते नहीं हैं। तो फिर सभी स्टूडेंट के साथ यही होता है। तो फिर यूपी APO जब आया, तभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लेकिन उस समय बहुत ज्यादा अच्छे से हम नहीं कर पाए, और थोड़ा सा सेक्शंस को भी नहीं याद कर पाए। यूपी में सेक्शन को बहुत पूछता है, जो कि मतलब आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सेक्शन पता होने चाहिए। उस समय ही हमसे ये गलती हो गई, तो मेरा यूपी APO का प्रीलिम्स नहीं निकला। अच्छा। तो लेकिन ये था कि उस समय हमने गलती किया, तो शायद उसे हमने अभी सुधार लिया था। ये अच्छा था। तो उसके बाद का फिर समय था, फिर हमने एनालिसिस किया कि क्या क्या गलतियां हुई हैं हमसे। फिर फॉर्म का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी जे की आती नहीं है। तो लेकिन फिर भी एंटिसिपेटेड था। तो मैंने फिर उसके बाद से नवंबर से मैंने पढ़ाई एकदम सीरियसली कि नहीं करना है स्टार्ट कर दिया। नवंबर से, चूंकि मैं आपके चैनल से देखती थी, तो सबसे ज्यादा पहले हमें बैरेक्ट की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, जो ज्यादातर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आती है। तो फिर लेकिन जब मुझे आपका चैनल मिला था, तो फिर मैं उसे करना शुरू कर दी थी। लेकिन मैं सिर्फ देखती नहीं थी, क्योंकि देखने से कुछ याद नहीं होता है। तो मैं देखने के साथ लिखती भी चलती थी पूरा, हर एक पॉइंट जो आपने बताया था। फिर उसे एक सीरियल वाइज, और वो भी नीटली, कि हम दोबारा उसे पढ़ सके जल्दी, क्योंकि फिर वीडियो देख के हम बार बार नहीं रिवाइज कर सकते। तो जल्दी पढ़ने के लिए फिर हम उसे नोट डाउन करते थे। प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आपने बैरेक्ट का हर एक सेक्शन मोस्टली जो भी हमारे लिए जरूरत है वो सब पढ़ाया था। तो मैंने CRPC, CPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, TPA, SRA हमने सभी किया है, पूरा किया है। लेकिन ये था कि प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट्स हमारे आने वाले थे, तो प्रीलिम्स के समय तक तो हमने केवल उतने सब्जेक्ट पर फोकस किया था। CRPC जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, उस पे कमांड मेरा, मतलब आपका देखने के बाद जब मैं देखती थी, मैंने MCQ के लिए सिंगल्स और परीक्षा मंथन की बुक ली थी। अच्छा। तो जब मैं देखती थी कि आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया, उसका नोट्स हमने खुद से बना लिया, उसके बाद मैं वापस से बैरेक्ट पढ़ती थी और फिर उसके क्वेश्चंस लगाती थी। तो क्वेश्चंस में जो चीजें पूछी गई होती थी, उसे हम बैरेक्ट में वापस से अंडरलाइन करते थे। तो इसी बहाने हम एक सेक्शन को 3 बार पढ़ लेते थे। अच्छा। तो जब 3 बार पढ़ने से तो एक बार माइंड में बैठ जाता है कि ये चीज पढ़े है। फिर इस तरीके से आपने जो पढ़ाया था, मैंने वो सारा कर लिया।
और जो सब्जेक्ट्स बच रहे थे ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो बाद में आपने शायद प्रीलिम्स जब करीब आया था तब आपने पढ़ाया था। तो उसको भी तब तक हम एमसीक्यू लगा रहे थे, आपने पढ़ा दिया, फिर वो चीज उससे भी हो गई थी। और क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो याद नहीं होता था, तो उसके एमसीक्यू बार बार रटने की कोशिश किए थे हम कि हो जाए कि बस उसमें। तो कैसे आपको कैसे याद हुए फिर? जैसे सभी के साथ दिक्कत होती है कि याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। इस चीज का फिर हमने बाद में, आप हमेशा कहते थे कि जब एक चीज को आप कई राउंड पढ़ेंगे तभी वो याद होता है, ऐसा नहीं कि हम बैठ के किसी चीज को रट गए हैं। तो फिर हमने ये टारगेट रखा था प्रीलिम्स के लिए कि प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले हम हर सब्जेक्ट को 3 बार रिविजन कर लें। अच्छा। तो पहला वाला जब हम पढ़े तो डिटेल स्टडी किए, दूसरा वाला किए तो थोड़ा जल्दी पढ़े, फिर तीसरा वाला और थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश की। तो हमने 3 टाइम्स रिविजन का अपना टारगेट रखा था और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना मतलब टाइम टेबल बनाया था कि हमें 15 जनवरी तक पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। फिर 15 से 25 जनवरी तक हमें एक बार पूरे सब्जेक्ट फिर से रिवाइज करने हैं, फिर 25 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के अंदर हमें फिर से रिविजन करना है, और लास्ट के 2 डेज हम बचा के रखेंगे कि जो भी हमें छूट रहा है वो एक बार देख लें फिर से। तो और भैया मेरा प्रीलिम्स के एग्जाम से तो 2 दिन पहले हमें फीवर भी बहुत तेज आ गया था। अच्छा। तो हम सोचे थे कि हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें इतना तेज बुखार हो गया हम कुछ नहीं पढ़ पाए। फिर हम रेस्ट ही किए, फिर ठीक था। लेकिन जो भी आप पहले से पढ़े होता है वही काम आता है। लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके भी कुछ नहीं कर सकते। ये भी बात सही कि लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। भरोसा रखिए अपने ऊपर कि आपने जो इतनी मेहनत की है इतने टाइम से, वो काम आएगी, वो समय काम करेगी। बस बहुत ज्यादा हो जाते हैं आदमी उस समय जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा होता है प्री का, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या करें क्या। वो ऐसा नहीं है। अब जैसे बताया अभी नीलम जी ने कि फीवर भी आ गया था 2 दिन पहले ही, तो फिर आदमी एक डर तो खैर सबको ही होता है, उसमें तो नो डाउट। कुछ भी आप प्री देने जाओ चाहे मेंस देने जाओ, सबको ही डर लगता है, लेकिन भरोसा रखिए अपने ऊपर कि आपने तैयारी की है तो अच्छा ही आप करेंगे। ठीक है, फिर प्री आपने प्रयागराज ही रहा होगा सेंटर? हाँ, प्रयागराज। और भैया प्रीलिम्स के लिए हमने ये ध्यान रखा था कि यूपी के एग्जाम में जीके, हर स्टेट में जीके इतनी नहीं पूछी जाती है यहाँ, और 150 क्वेश्चन लॉ के जो कि 300 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होता है। इसलिए क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स का लॉ तो स्ट्रांग रहता है, जीके पे कमांड नहीं रहता है, तो मैंने ये पहले से ध्यान दिया था कि जीके पे हम एज ले सकते हैं। अगर जीके पे भी हम अच्छा कर लिए लॉ के साथ साथ उसको लेकर, तो फिर हम श्योर शॉट रहेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो जीके के लिए हमने तो, क्योंकि यूपी के एग्जाम के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन, उनकी क्वेश्चंस जो होती हैं वो यूपी ओरिएंटेड रहती है, तो उसकी पूर्वावलोकन सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरमेंट थोड़ा सा पढ़ा था। साइंस नहीं पढ़ा था, साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा था, या तो लोग लूसेंट से पढ़े या जहाँ से भी पढ़ ले, लेकिन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी ये एकदम अच्छे से पढ़ा था। और करंट अफेयर के लिए भी घटना चक्र ही ईयरली पब्लिकेशन निकालते हैं, केवल उसी को पढ़े थे। और मतलब अपना जो भी सोर्स रखे थे कि उसी को हम बार बार रिवाइज करें, नहीं तो कई जगह पढ़ने से जीके बहुत वास्ट होता है, और फिर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर वहाँ कर भी नहीं पाएंगे। और जीके का पेपर यहाँ का बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी रहता है। कैसा लगा था पेपर देने के बाद जब जीके का दिया था पहला पेपर? तो हमने पहला पेपर दिया था, क्योंकि अब फिर उसके बाद उस समय हमने कुछ नहीं सोचा, हमें लग रहा था कि हार्ड आया है, क्योंकि सबके लिए ही हार्ड है। क्योंकि यूपीपीएससी का हमने पास्ट ईयर का 2 पेपर लगा लिया था। अच्छा। कि क्वेश्चंस कभी हो सकता है रिपीट कर दे, तो 2 साल का हमने लगा लिया था, तो देखे कि उसी के लेवल का हार्ड क्वेश्चन पेपर आया है, तो हम जान रहे थे कि यहाँ पे लोग इतना जीके पढ़ते नहीं है, तो सभी के लिए हार्ड होगा। तो खैर उसे छोड़ के हमने लॉ में अब करना है, और इस बार लॉ में काफी इंडेक्स बेस्ड आया था, तो क्योंकि हमने एपीओ प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था, तो इस बार हमने अच्छे से याद करके गए थे और कई बार रिवाइज करके गए थे, और बार बार रिविजन से ही चीजें याद होती हैं, स्पेसिफिकली कि आप रट रहे हैं तो भी याद नहीं होगा। तो लॉ भी मतलब मोस्टली मेरा हो गया था, सही हुआ था, और क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, अगर आपको एकदम श्योर शॉट आ रहा है 2 अटेम्प्ट करिए, या 4 ऑप्शन में से आपको 2 कंफर्म है कि 2 में ही बस आप में संशय है तब अटेम्प्ट करिए, 3 में है तब उसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा। हाँ, 1/3 ज्यादा होती है। 1/4 में आप कर सकते हैं, लेकिन 1/3 में नहीं कर सकते। तो इसलिए जीके के पेपर में हमने कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे थे वो किए, और जिनमें हमें गेस था कि 2 ऑप्शन में हमें संशय था उनको अटेम्प्ट किया। और लॉ में तो मतलब मोस्टली क्योंकि हम लोग लॉ का लिमिटेड रिसोर्स है तो हमें आ रहा होता है, और इंडेक्स बेस्ड था, तो इसीलिए सभी लोग अच्छा अटेम्प्ट किए थे उसमें, तो फिर कर लिया, तो पेपर सही था। फिर तो प्री में जब ऑफिशियल आंसर किया होगी आपने
हाँ। नंबर मार्क्स चेक किए होंगे? हाँ, क्योंकि कितने आ रहे थे? हमने और किसी सोर्स से नहीं चेक किया, हम डायरेक्ट ऑफिशियल से करेंगे, अच्छा। नहीं तो एक डर लगता है कि कम है ज्यादा है। हाँ। तो जैसे ही 2 दिन बाद 3 दिन बाद शायद आ गई थी, हमने चेक किया, मेरा 307 मार्क्स हो रहा था। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। क्योंकि हमें लगता है लॉ में तो सभी लोग अच्छा कर रहे थे, तो मेरा लॉ में भी सही था और प्लस मेरा जीके में भी सही था औरों के कंपैरिजन में जो हम अच्छा। जान रहे थे। तो फिर 3 और हमने और लोगों से पूछा तो मोस्टली सबका 250 के अबव था और बहुत कम लोग का, या मतलब था फिर भी, लेकिन 300 से अबव हम कम ही लोग पसंद रहे थे। तो हम कहे कि मतलब ठीक है, हम करना शुरू कर देते हैं, तो हमने फिर वेट नहीं किया रिजल्ट आने का। बहुत अच्छा किया, इतने अच्छे मार्क्स अगर आप रहे। वही तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर प्री में क्वालिफाई करो तो ऐसे करो कि मतलब कट ऑफ से 20-30 नंबर ज्यादा। अब यूपी जुडिशरी कट ऑफ शायद 280 के आसपास गई होगी, क्योंकि ऑफिशियली तो कुछ ऐसा आया नहीं। तो आपके 307 है, 308 है, बहुत क्या मतलब कि इसमें कोई डाउट नहीं रहता कि मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि आधे स्टूडेंट तो उसी में रह जाते हैं 1 महीने, जब तक रिजल्ट नहीं आता है कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। तो मेरे ख्याल से जिनका कम भी नंबर रहता है उनको भी नेक्स्ट डे से कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो लॉ पढ़ रहे हैं, वो कहीं वेस्ट नहीं जाए। बिल्कुल। चाहे उनका आपका नंबर बॉर्डर पे हो या बॉर्डर से अबव हो, तब भी आपको नेक्स्ट डे से कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम कितना मिलने वाला है मेंस का ये पहले से पता नहीं होता है। तो हमने यही किया था और फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया। अब मेंस का 1000 मार्क्स का मेंस होता है, जिसमें से 400 मार्क्स जीके, 200 मार्क्स की जीके, 100 नंबर का लैंग्वेज आ रहा है हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज, और बाकी 600 लॉ आने वाला था, जिसमें से 200 सब्सटैंटिव, 200 प्रोसीजर और 200 मार्क्स लोकल लॉ और आईपीसी। तो हमने अपना टाइम ऐसे ही पढ़ने का डिवाइड कर लिया कि 400 मार्क्स का जीके और लैंग्वेज है, तो अपना 40% टाइम, ये मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, वही मेरा शेड्यूल बनाते थे सौरभ, उन्होंने कहा कि अपना रेशियो आप 40% जीके और लैंग्वेज को दीजिए, जो भी पढ़ रहे हैं, जितना वेटेज है उसका। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने मार्क्स पे टारगेट किया, सब्जेक्ट पे टारगेट नहीं किया, हमें मार्क्स लेने थे। तो हमने 40% टाइम जीके और लैंग्वेज को दिया, 60% अपना टाइम ये लॉ को दिया। और उसमें भी इस बार 9 माइनर एक्ट्स भी बहुत नए ऐड हुए थे, तो लेकिन हमने ये है प्रीलिम्स के लिए 9 माइनर एक्ट्स में हमने बेयर एक्ट पे ही सेंटर था, पूरा बेयर एक्ट पढ़े थे। और मेंस के लिए भी वही परीक्षा मंथन की मेंस की 3 वॉल्यूम में बुक्स आती थी समर्थ अग्रवाल सर की, वो लिया। लोकल लॉ के लिए भी उन्हीं की पब्लिकेशन के लिया, और ये 9 माइनर एक्ट के लिए भी उन्हीं की पब्लिकेशन की बुक ले ली थी। और बस अपना एक ही यही रिसोर्स रखे थे और कहीं से नहीं पढ़े। अच्छा। क्योंकि हमने लगा कि आप एक ही चीज पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए, नहीं हाँ। तो आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें भी याद रहेंगी और प्लस आपके दिमाग में उस पेज का इमेज भी क्रिएट हो जाएगा। लिखने में ये बहुत हेल्प है जब आप भूलते हैं। तो सर हमने फिर यही जीके के लिए और हमने बस घटना चक्र पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे हमने ये बना के रखा था कि 5 नंबर में हम 1 पेज लिखेंगे। इसी रेशियो से हम आंसर लिखते थे और जीके में बहुत ज्यादा पेजेस भी नहीं मिले थे। जीके पेपर आपका कैसा हुआ था? अच्छा हुआ था, हमने बस अपना घटना चक्र ही रिसोर्स रखा था। अच्छा। क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, उतना ही सफिशिएंट होता है लिखने के लिए, वही आपको जगह कम पड़ जाएगी जीके के लिए। और जो 9 माइनर्स एक्ट थे वो भी क्योंकि हमने डायरेक्ट पढ़ रखी थी और उसमें भी बस आपको इतना जगह मिल रहा था, बहुत ज्यादा स्पेस बहुत कम था। हाँ, उससे ज्यादा आपको डायरेक्ट ही पढ़ा है तो आप उसी से लिख लेंगे, उससे ज्यादा लिखने के लिए आपको चाहिए भी नहीं। और क्योंकि पहली बार ऐड हुआ था तो पता भी नहीं था उसमें से क्या पूछेगा क्या नहीं, तो डायरेक्ट ही हम पढ़ के गए थे कि जो होगा उसी में से करेंगे। और घटना चक्र की ही पूर्वावलोकन और घटना चक्र की करंट अफेयर, बस हमने इतना रखा था। और जीके में हमने ये रखा था कि हम कोई भी पेज छोड़कर नहीं आएंगे, हम हर स्पेस भर के आए थे। और जैसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, बुक ऑथर पूछ रहा है, अगर वैसे तो बुक ऑथर में हमें सारे नहीं आते थे, तो जो भी आते थे, लेकिन जो पूछा गया था अगर उससे रिलेटेड हमें कुछ भी आता था तो उस स्पेस में हम लिख कर आए थे। हमें कुछ हम छोड़ के नहीं आएंगे कि एग्जामिनर के माइंड में ये ना क्रिएट हो नहीं आता है। सही बात, छोड़ने से तो कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर आपका दिमाग कभी कभार बोलता है, हिट करता है कि हाँ इसका आंसर कुछ ऐसा था, और वो बात फिर लिख के आइए वो जो भी कुछ आपका दिमाग हिट कर रहा है। अब ठीक है, नहीं चुप, अगर नहीं लिख के आएंगे फिर तो कुछ भी नहीं होना, और लिखा है तो चांसेस तो हैं कि शायद ठीक हो। और सर, और लैंग्वेज में जब हम ऐसे राइटिंग ऐसे लिखना था, तो क्योंकि ऐसे ही सबसे ज्यादा नंबर का था लैंग्वेज में, तो हमने ये सोचा था कि ऐसे में हम सबसे ज्यादा मार्क्स अपने खींच सकते हैं। तो जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो हम ये पहले से ध्यान में रखे थे कि जो करंट अफेयर हम जहाँ भी ऐसे में यूज कर सकेंगे हम करेंगे।
और वो भी हम अपने ऐसे का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज को सबसे ज्यादा अच्छा और उसमें ही जितनी अपनी चीजें डालनी होती थी अच्छा। उसी में डालते थे, क्योंकि एग्जामिनर उसी में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे और लास्ट पेज पे ही नंबर देंगे आपको पढ़ के। तो हमने अपना जब स्टार्टिंग करते थे ऐसे का किसी कोटेशन से या कोई इवेंट है करंट में, तो इनसे हमने स्टार्टिंग करते थे। फिर बीच में आप जैसे लिख रहे हैं उसका मेन कंटेंट लिख रहे हैं, फिर जो भी ऑब्जेक्टिव जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे लिखा था, तो फिर हमने लास्ट पेज पे जो भी करंट इवेंट था कि पीएम श्री योजना आई थी जिसमें वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, या जो भी करंट इवेंट उससे रिलेटेड थे उनको लिखा था। और लास्ट कंक्लूडिंग पैरा में कोई कोटेशन जरूर लिखते थे, नहीं आ रहा है तो हम खुद से क्रिएट करके लिखते थे, पर लिखते जरूर थे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको भी अगर इतनी अच्छी रैंक से क्वालिफाई करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हमें भी बताया है, ठीक है, कि ऐसे में स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको कैसे उसको अरेंज करना है। और सर हम तो ब्लू और ब्लैक पेन दोनों ही यूज करते थे। अच्छा। जैसे बिहार में शायद ब्लैक पेन नहीं अलाउड allowed नहीं है, था, हाँ। लेकिन यूपी में मना भी नहीं था, तो हमने किया क्योंकि शायद उससे आंसर आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेबल दिखता है। बिल्कुल। आप जो लिख रहे हैं वो दिखेगा एग्जामिनर को डायरेक्ट। तो जैसे कोटेशन हमने ब्लैक पेन से लिखा, हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखा, जो या कोई इम्पोर्टेंट केसेस डाल रहे हैं तो हाँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं उन्हें ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया, तो अच्छा। वो साफ साफ दिखेगा, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आंसर्स ढूंढने में। और फिर बाकी प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन ये तो आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। सबस्टैंडर्ड में लैंग्वेज आपकी अच्छी रही होगी, मतलब हिंदी हाँ। इंग्लिश पहले से ही। हाँ, मेरी लैंग्वेज पे पहले से कमांड थी क्योंकि मेरी उपन्यास और नॉवेल पढ़ने की आदत थी, अच्छा, वेरी गुड। तो इस वजह से शायद हमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा, तो इसलिए शायद हमें इससे डर भी नहीं लगा था। लेकिन फिर भी हमने समय दिया था अपना 40%, जिसमें हम पढ़ ले रहे थे चीजों को कि कहीं से कोई कमी ना रखें, क्योंकि यहाँ की वैकेंसी हर साल आती नहीं कि हम दोबारा फिर ट्राई कर पाएंगे। यही सोच के किया था कि फर्स्ट और लास्ट है। और फिर सर सबस्टैंटिव में हमने पास्ट ईयर पेपर को एनालिसिस किया, तो उसमें था कि 50 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन आना है, तो सबसे ज्यादा मेहनत कॉन्स्टिट्यूशन पे किया था कि ये 50 मार्क्स, और इसमें ऑप्शन भी नहीं रहता है, और फैमिली लॉ में भी ऑप्शन नहीं रहता है, जो सेकंड क्वेश्चन फैमिली लॉ का आता है। तो इन दोनों का था कि इन दोनों में तो आप, और दूसरी चीज सबस्टैंटिव में जितने भी पेपर हैं बहुत से लोग कोई सब्जेक्ट छोड़ कर जाते हैं, तो हमने कहा था, मतलब हमने सोचा कि अगर हम छोड़ के जाएंगे और कुछ भी क्वेश्चन इधर उधर बना तो फिर हम अटेम्प्ट नहीं करना। जबकि सब्सिडी लॉ में ऐसा हुआ था इस हाँ बार। हाँ, तो हम कोई भी चीज छोड़ कर नहीं गए थे। ये बात जरूर था कि ट्रस्ट एक्ट था, उसे हम बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ते भी नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी हमने उसका जनरल ओवरव्यू रखा था कि हम ये चीजें उसमें क्या है हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो हमने सब कुछ पढ़ के गए थे। फिर और क्योंकि पेपर उसका बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी आया, क्वेश्चन हम लोग जो सोचे थे कि ये थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेट होगा, टीपीएस होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट से होगा, तो ऐसा तो क्वेश्चन आया ही नहीं। सब इतने जंबल होकर आए कि आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत से लोगों के साथ। जैसे इस बार के पेपर में कॉन्ट्रैक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट ही हटा दिया। तो अगर आप चॉइस करके जा रहे हैं उसमें कि चलो हम, जैसे चॉइस तो होती है उसमें मेंस में, तो फिर उसमें दिक्कत आ सकती है आपको। और सब्सटैंटिव लॉ बहुत लोगों को दिक्कत आई भी उसमें, पेपर देने के बाद सब परेशान थे। अब बहुत ज्यादा उसमें पेजेस भी आए थे। हाँ। तो स्टार्टिंग में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो पूरे पेजेस लिखे, फिर बाद में मतलब क्योंकि काफी लेंदी था, फिर था कि हम 5 नंबर में एक पन्ना लिखेंगे, इससे ज्यादा हम लिख नहीं पाएंगे। सर लिखने में भी हम ये डिवाइड करते थे कि 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का है, तो हम 1 घंटा 15 मिनट हम 100 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे, और नेक्स्ट 1 घंटे 15 मिनट में हम नेक्स्ट 100 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे। तो 1 घंटा 15 मिनट बाद ही हम अपना देखते थे कि हम कहाँ तक पहुंचे, कितने मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर हम पीछे चल रहे हैं, डिले हो रहा है, देर हो रहा है, तो फिर हम पेजेस कम करना शुरू कर देते थे कि हम पेपर अपना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। और हम और मतलब 1 पेज कम कर देने से हमारा लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर 20 नंबर का है तो वैसे तो 4 पेज हमें करने चाहिए अटेम्प्ट, दोनों साइड मिला के 4 पेज, वैसे 2 पेन मान लीजिए उसे। और अगर ठीक है, अगर टाइम कम मिल रहा है तो उसको 3 या 3.5 भी कर देंगे, तो इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर लास्ट में छूट गया कोई क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। लेकिन उसमें भी हम ये ध्यान रखते थे कि मतलब जितना पूछा है और जो हम लिखना चाहते हैं वो सब उसमें एक्सप्रेस कर दें। बस ये है कि पैरा बहुत लंबे नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो भी आंसर शुरू करते थे उसमें उसका इंट्रो, उसमें एसेंशियल्स, उसमें केस लॉ और एग्जाम्पल्स, जितना क्रिएटिव बना सकते थे अपने आंसर को वो बनाने की कोशिश की थी कि एग्जामिनर जो पढ़े वो हम यही सोच के लिखते थे कि एग्जामिनर क्या पढ़ के हमें नंबर दे देगा, उसे क्या पढ़ के अच्छा लगेगा, और उसे बहुत ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में कि क्या वो चाह रहे हैं। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखा था। और बाकी फिर यही था कि हमारा पेपर सबस्टैंटिव को बहुत लेंथी आया था, छूटने लगा तो हम पेजेस रिड्यूस किए थे, लेकिन छोड़कर नहीं आए थे। और
फिर प्रोसीजर का पेपर में हमने ये पहले से डिसाइड किया था कि हम प्लेन और WSC अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में अगर आपने चार्ज गलत प्लेन कर दिया तो आपका पूरा का पूरा नंबर कट सकता है, हो सकता है कुछ भी नंबर ना दे। और प्लेन WS में जो आपको मिलता है क्वेश्चन, उसी में से हमें सब कुछ ढूंढना रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब गलत होने की चांसेस नहीं रहते। उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, और अगर आप उस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कॉज ऑफ एक्शन सही लिख रहे हैं, ज्यूरिसडिक्शन सही लिख रहे हैं, वैल्यूएशन सही कर रहे हैं, तो बस आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए हमने ये सोचे थे कि और सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि फिर वो एक तो ज्यादा मार्क्स का आता है, और मतलब उससे आपको अटेम्प्ट करना भी जरूरी रहता है। और तो उसके लिए ही हमने रखा था कि आधे घंटे में बस हम प्लेन एंड WS खत्म कर देंगे। प्लेन एंड WS का इस बार फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ इशू है, फ्रेमिंग ऑफ इशूज ऐड कर दिया था 10 नंबर का। हाँ, तो उसे भी लगा कि यार ये तो आते नहीं, कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। लेकिन ये था कि ये नया था ना इस बार पेपर में। हाँ, ये नया था। लेकिन जब पढ़े तो फिर, क्योंकि अब हम लोग ने ये है कि पढ़ के गए हैं CPC पूरा, तो पता है कि जिसपे एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, वही फ्रेमिंग इशू। तो वही हमने क्वेश्चन लिखा, उसी को इशू बना दिया, बस जैसे अपनी तरह से प्रेजेंट कर सकते थे, बस वही किया। वेरी गुड। ये नहीं कि मतलब डर के फिर हम गलत लिख देंगे तो छोड़ के चला, छोड़ के नहीं आना है, जो भी आ रहा है उसे लिखना है। और फिर बाकी प्रोसीजर के पेपर में ठीक था हम, लेकिन ये भी था क्योंकि टाइम नहीं मिलता है मेंस के समय रिवीजन करने का, हम एविडेंस रिवाइज नहीं कर पाए थे एक दिन पहले। लेकिन ये है कि हम पहले से चीजों को रिवाइज किए थे, तो हमने सारे क्वेश्चन एविडेंस ही अटेम्प्ट करके। अच्छा। तो यही रहता है। बाकी मैंने हर पेपर में यही फॉलो किया, और रिसोर्स में भी वही समझ सकी मेंस की बुक, इसी को बस एक रिसोर्स रखा, इसी को कई बार पढ़ा। और सर जब प्रीलिम्स के बाद मेंस था तो मेरी बीच में ज्वाइनिंग हुई थी, तो मेरा करीब 25-20 जूनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट ITI कॉलेज में। अच्छा। तो हमें यहाँ से फिर प्रतापगढ़ जाना पड़ा, और फिर मेरा ज्वाइनिंग के प्रोसेस में 15 से 20 दिन मेरा बहुत चला गया। फिर नई जगह जाकर पढ़ना, वहाँ पे एडजस्ट कर पाना, और फिर मतलब काफी डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन हम यही ग्रेटफुल रहेंगे कि हमने शुरू से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, इंतजार नहीं किए थे, तो इसलिए ये मतलब हमें उतना ज्यादा शायद उतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन ये था कि फिर ज्वाइन करने के बाद 13 अप्रैल से फिर हमें हर रोज जाना रहता था वहाँ पे। इनिशियल ज्वाइनिंग में आपको लीव नहीं मिलता है। हमें मई में एग्जाम था, 13 अप्रैल को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, और उससे भी 10-15 दिन पहले से हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस में बहुत समय गया था, और कुछ भी नहीं पढ़ पाए थे, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करना। और फिर वहाँ पे भी 10 से 4 रहना पड़ता था, फिर आते आते 5 बज जाता था, फिर आप रेस्ट कर रहे हैं। कुल मिला के 7 बजे से ही पढ़ पाते थे, 7 से 11 पढ़ते थे। वो एकदम पीक टाइम होता था, जब मतलब लास्ट मंथ में आप अगर जब आपके अगले मंथ से अगर मेंस हैं, उसी समय ये सब हो रहा था। और फिर मतलब डर भी लग रहा था कि हम नई जगह जाके हम उसे अपना नुकसान तो नहीं कर देंगे, हम पढ़ भी पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन एक फाइनेंशियल नीड भी था कि जरूरी नहीं है, हो सकता हम किसी स्टेज पे रुक गए तो आगे की हमें पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो इसलिए उसको ज्वाइन किया था सेफ साइड रहने के लिए। मिडिल क्लास फैमिली में होता भी है कि भाई कोई नौकरी मतलब जब तक कहीं श्योर नहीं हो जाता है तो हम दूसरी नौकरी छोड़ भी नहीं सकते जल्दी। इसीलिए फिर ज्वाइन भी किया था। लेकिन था कि अब मेरे फ्रेंड ने हमें ये सिखाया कि अब अभी तक हम रह रहे थे, अभी तक हम जितने घंटे पढ़ पाए वो मेरा कंफर्ट जोन था। हम अपने कुछ पाने हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो इलाहाबाद मेरा कंफर्ट जोन था। अब हम वहाँ जॉब करते हुए अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। तो हमें जितना टाइम मिल रहा था और जितना मैक्सिमम अपना निकाल सक रहे थे, हमने पढ़ने की कोशिश किया और उसमें ही अपना बेस्ट देने की कोशिश की। और लेकिन हमने अपना शेड्यूल इस तरीके से, मेरे फ्रेंड ने बनाया था कि इस तरीके से बनाए कि जो 23 तारीख से शायद मेंस का एग्जाम शुरू होने वाला था, तो उसके पहले हमें अपने सारे सब्जेक्ट 2 बार रिवाइज करने हैं, 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं। तो हमने हर सब्जेक्ट को वैसे ही डिवीजन किया था, और डिवीजन के सब्जेक्ट को उसके मार्क्स के आधार पे किया था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा आना है सब्सटैंटिव के पेपर में, और ट्रस्ट, इक्विटी, SRA इन सब में से कम वेटेज है तो उनको कम वेटेज देना था। जैसे जिसके मार्क्स है उसी हिसाब से उसका टाइमिंग है। हाँ, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग किया था। अल्टीमेटली आपको मार्क्स ही वहाँ पे उसमें चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर लोकल लॉज में भी वही समर्थ अग्रवाल सर की बुक्स आई थी लोकल लॉ के लिए, केवल उसी को पढ़ा। बैरेक्ट था, रेवेन्यू कोड के लिए हमने बैरेक्ट को रेफर किया था थोड़ा बहुत, क्योंकि एक वे समझ में आ जाता है आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। बाकी केवल उसी को हमने टारगेट किया, केवल इतना ही लेकर आना है। और उसमें भी हम देख रहे थे, हम क्वेश्चन पेपर को पास से एनालिसिस करते थे कि फर्स्ट और सेकंड किससे आने वाला है, वो एसेंशियल है। लेकिन आप कुछ भी छोड़ के मत जाइए, आप कुछ भी छोड़ के जाएंगे तो अनप्रेडिक्टेबल पेपर बनाते हैं, फिर आप यही रहेगा, आप कोई अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कोई नहीं कर पा रहे हैं।
तो उसमें हम देख रहे थे कंसोलिडेशन से, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से, पंचायती एक्ट से, तो जरूर क्वेश्चन वो भी एसेंशियल में आ रहा है, बल्कि रेवेन्यू कोड में बाद में आ रहा है, जिसमें से आपके पास ऑप्शन रह सकता है। तो इसीलिए फिर हम देखे कि आप बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ छोड़ के जाने का, तो हमने फिर सभी कुछ पढ़ा, लेकिन ये था कि जो कंसोलिडेशन और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज से हर बार आ रहा है एसेंशियल क्वेश्चन में, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे। और रेवेन्यू कोड भी पढ़ के गए थे, क्योंकि ये भी न्यूली एडेड था, पहली बार सिलेबस में अमेंड होकर आ रहा था। टेनेंसी एक्ट भी नया आया था, बल्कि उससे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन था तो हमने नए वाले टेनेंसी एक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया था बशर्ते पुराने वाले से। लेकिन ये था कि हमने कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे, ये रहे कि हम लिख ले, कुछ भी लिख ले पर लिख ले, तो इसलिए सभी सब्जेक्ट्स पढ़ के गए थे। ये बात अलग थी कि लास्ट मोमेंट में हम सारे सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाते हैं, समय भी नहीं रहता है, नहीं रहता ना, तो इसलिए लगातार सुबह शाम मेंस होते हैं, तो फिर वो कहाँ टाइम मिलेगा। लेकिन इसलिए आप अपने सारे सब्जेक्ट्स पहले से ही आप 2-3 बार रिविजन करने का आप जो भी समय मिल रहा है उसमें टारगेट बना लीजिए कि एक हफ्ते में ये पढ़ के हमें खत्म कर लेना है, और 3 बार रिविजन। हमने अपना यही किया था कि 3 बार रिवाइज हर सब्जेक्ट को करके रखा था पहले, 23 तारीख से पहले ही। वेरी गुड। फिर इंटरव्यू में सर इंटरव्यू में ये था कि क्योंकि हम जॉब कर रहे थे, उसके बाद से मेरा फिर एकदम फ्लो टूट गया पढ़ाई से। जब जॉब वापस से हम जो 1 हफ्ता का लीव लिए थे, फिर वापस से गए, फिर हमें जॉब पे रोज जाना था, फिर वहाँ का भी वर्कलोड रहता है, प्रेशर रहता है, फिर पढ़ाई तो छूट गई। फिर जब रिजल्ट का सब वेट कर रहे थे, 1 अगस्त को रिजल्ट आया मेंस का, और फिर उसके बाद डेट भी आ गई, बहुत ज्यादा समय मिला नहीं, मेरा 17 अगस्त को इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू के लिए फिर उसके बाद जब वहां से हमने लीव लेकर आए, 10 डेज का लीव लेकर आए, तो उसके बाद भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने थे, सारे सब कुछ रेडी, कुल मिला के 1 हफ्ता बचा। तो ये डर लग रहा था कि अब तो मेरा फ्लो टूट गया है, हम क्या पढ़ेंगे, कैसे वहां करेंगे, तो डर तो लगा। लेकिन फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर पे अपना फोकस किया, और करंट इवेंट्स जितने हैं उन पे ध्यान दिया। और फिर जब इंटरव्यू में गए तो फिर कुल मिला के हमारा यही कंक्लूजन निकला कि वो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। आप जो इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं उसी के आधार पे आप बता पाएंगे, आप 1 हफ्ते में कुछ नहीं कर सकते हैं। सही बात है, क्या कर सकते हैं उस हफ्ते में? तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ किए गए इंटरव्यू में? सबसे पहला उनका यही था कि LLB के बाद से आप क्या कर रहे हैं। अच्छा। उनका एक रहता है कि आप LLB करके अपना समय केवल प्रिपरेशन में बर्बाद ना कर रहे, आप कुछ क्रिएटिव करते रहिए। मतलब मुझे लगा क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसी आ रही थी, इसलिए उनका भी यही पहला क्वेश्चन रह रहा था कि कोई अपना समय ना खराब कर रहा हो। तो मैंने 1 साल लॉ क्लर्क ट्रेनी रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा। तो वो बताया, उसके बाद से मैं जॉब भी करने लगी, तो मेरा कोई ऐसा रहा नहीं कि मैंने बहुत टाइम गैप किया हो। तो इससे भी वो खुश थे कि मुझे एक प्रैक्टिकल नॉलेज है कोर्ट की थोड़ी बहुत। और उसके अलावा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर से क्वेश्चंस किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्वींस प्रोक्लेमेशन और फेडरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक, और करंट इवेंट में UCC से पूछे थे, CPC में इंजंक्शन से क्वेश्चन पूछे थे, उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसके अलावा CRPC में प्ली बार्गेनिंग से पूछे थे, इस पे काफी फोकस किए थे कि आपका इसका ओपिनियन क्या है, इंडिया में ये कैसे फेल हो रहा है प्ली बार्गेनिंग, आपकी क्या राय है। इसके अलावा उन्होंने LLB का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लोग जनरली नहीं बता पाते, हम लोग इतना ध्यान भी नहीं देते, लेकिन खैर मैं पढ़ के गई थी तो वो बता दी। लास्ट में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर आपकी बहुत रिमोट एरिया में पोस्टिंग कर दे तब आप क्या करेंगी। तो मैं बहुत रिमोट एरिया में ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ, गाँव में कर रही हूँ, तो लकीली मेरे पास इसका आंसर था, तो वो उससे भी खुश थे। और तो वो तो खुश हो गए होंगे जब आपने कहा होगा कि मैं तो ऑलरेडी रिमोट एरिया में ही आपने भेज देगा। तो उनके पास मतलब पूछने को फिर उसमें कुछ रहा नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। उसके अलावा उन्होंने पूछा था कि लास्ट में उन्होंने यही कहा कि अगर आपको जज बना दे, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कर लेंगी। तो मैंने यस सर ही कहा था, तो फिर उससे वो बहुत खुश थे, कहे गुड। तो उनके लास्ट लाइन से ही हमें ये लग गया कि मतलब एक पॉजिटिव वाइब आई कि नहीं सही है, वो खुश भी थे। और इंटरव्यू का एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा था, बहुत हंस के बात कर रहे थे, मतलब आपको लगा नहीं कि बस लग रहा था कि हम एक डिस्कशन कर रहे हैं जैसे आपसे कर रहे हैं। और बाकी मैंने डायरेक्ट एनालिसिस करना पूरा आपके चैनल से सीखा। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, बहुत ज्यादा लोगों को डायरेक्ट ही नहीं पढ़ते हैं, जो कि बेसिक एसेंशियल होता है। अगर मैंने समर्थ अग्रवाल की मेल्स की बुक के साथ आपका डायरेक्ट पढ़ा था, और जब कोई प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं लॉ में, तो वो डायरेक्ट से ही छुपा होता है उसका आंसर। तो अगर आप डायरेक्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आप उसको कर लेंगे, और जो भी नए क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो भी आप कर लेंगे अगर आप डायरेक्ट से ही आएंगे। वो आना तो ऑब्वियसली डायरेक्ट से ही है, और वो भी डायरेक्ट को फर्स्ट से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ना चाहिए। आप हर एक सेक्शन पढ़ा देते हैं तो वो बहुत हेल्प मिलती है। ये तो आपकी मेहनत है पूरी। अच्छा, बहुत ज्यादा
कमेंट जो आते हैं ना, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है कि सर क्या बिना कोचिंग के कुछ हो सकता है, कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट रखती है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास महंगी कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं है, या पैसा भी मैटर करता है तैयारी के लिए, तो ये सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये चीज तो हमें खुद लगती थी स्टार्टिंग में, अच्छा। और जब तक ये लगती नहीं तब तक हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। हाँ। जब इस चीज से ओवरकम किए, कुल मिला के हम ये कंक्लूजन में पहुंचे कि जो हम खुद से पढ़ते हैं और खुद से हार्ड वर्क करते हैं, वो उसी की बदौलत हम लोग कर पाते हैं। और कंपटीशन में फाइट करने के लिए अपनी सेल्फ स्टडी ही सबसे ज्यादा काम आती है। और मैंने, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल आपने इतना ज्यादा फ्री में चीजें हम लोग को प्रोवाइड कर दी, मतलब डायरेक्ट पढ़ने में ही एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी वो आपसे मिल गई। और सबसे बड़ी चीज एक गाइडेंस होती है कि आप मेहनत करिए लेकिन राइट डायरेक्शन में करिए, तभी वो फ्रूटफुल होती है। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के बिना और बिना राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो फिर शायद उसका फल नहीं आपको मिलेगा। तो कुल मिला के आप बिना कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप सही मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में करिए, सही रिसोर्स से करिए और सेल्फ स्टडी करिए। अपने जो भी आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए और जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास ठीक है दिक्कतें अगर हैं तो वो दिक्कतें आपको बहुत ताकत भी देती हैं, है कि नहीं? ठीक है, वो दिखाते अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो भाई जो कोचिंग कर रहा है उससे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं आप, वो तो आपके हाथ में है कि वो भी नहीं है। हाँ। वो तो आप जितनी मेहनत करेंगे। और सर हमें ये भी लगा था कि जब हम मेंस की बुक से पढ़ रहे थे, हमें ये लगता था कि सभी लोग तो ये बुक खरीद रहे होंगे, सभी लोग एक जैसा लिखेंगे, हम तो हमें कैसे नंबर अलग मिल जाएगा। तो लेकिन फिर हमने कहा कि पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सबका अलग अलग रहेगा। तो हमने रिप्रेजेंट करने पे ही ध्यान दिया कि ये भी दिमाग में बहुत ज्यादा आता है कि सब तो वही लिख के आएंगे, हाँ। सबके हाथ में तो वही बुक्स हैं। हाँ। और ये भी था कि हमसे सीनियर भी मेंस लिख रहे हैं, हमसे जूनियर भी मेंस लिख रहे हैं, हम लोग भी लिख रहे हैं, दिल्ली में जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी लिख रहे हैं। तो फाइट तो सबके साथ है, लेकिन फिर यही था कि खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद पे जो लिखो उस पे कॉन्फिडेंस। अच्छा, आपके साथ ये भी दिमाग में रहा होगा कि सब इतने अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ये NLU से हैं, ये बड़ी यूनिवर्सिटी से हैं, जबकि आपके साथ तो ऐसा नहीं है, आपको नहीं किसी बड़े कॉलेज का टैग भी नहीं था। हाँ नहीं, तो ये चीज रहता है। और क्योंकि हम लोग अपने यही इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग दिल्ली जाके भी कोचिंग करते हैं और वो भी खुद भी रहता था, लेकिन चूंकि कर नहीं पाए तो ये लगता था कि क्या नोट्स मंगा के पढ़ी कहीं से। लेकिन फिर कुल मिला के यही निकला कि एक ही रिसोर्स से पढ़िए, अलग अलग रिसोर्स में भागने से आप उस चीज को फिर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अपने पेपर में। और केस लॉज में भी लगता है कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, वहां पे इतना एग्जाम का प्रेशर होता है कि हम सब चीज रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इतना रिकॉल भी नहीं कर पाते हैं। बस ये रहता है कि लैंडमार्क जरूर लिख कर आइए। हर क्वेश्चन में केस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो लैंडमार्क है जहाँ से लॉ इवॉल्व हो रहा है उसे जरूर लिखिए। तो बस यही था, आप एक रिसोर्स पे रहिए और उसी को बार बार पढ़िए। जरा अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में, पापा क्या करते हैं? सर हमारे फादर लॉयर हैं, उनका ही अच्छा। सपना था कि हम PCSJ क्वालिफाई करें, क्योंकि वो चाहते थे कि हम उनसे ऊपर पद पे जाएं। उनके ही सपने को पूरा करने के लिए मैंने BSc के बाद LLB किया था। मेरी मदर पत्रकार है, वो भी लिखती थी। घर में ऐसा एनवायरमेंट था थोड़ा सा पढ़ने का, हाँ, कि मतलब किताबें पढ़ने का, तो ये सब पढ़ने से कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है। आप जो चीजें पढ़ते हैं, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो शायद हम इतना किताबें पढ़ने का शौक था, शायद इससे हमें लैंग्वेज में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। और बाकी मैं हूँ, मेरी बड़ी दीदी है जिनकी शादी हो चुकी है। अच्छा। और फिर मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, वही मेरा शेड्यूल बना के देते थे और टाइम डिवीजन करना, अब कैसे उस दिन हम रिप्रेजेंट कर पाए, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था टाइम मैनेजमेंट का, उन्होंने मुझे ये सिखाया था टाइम मैनेजमेंट करना। लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन, 2 चीजें और बताइए। जैसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा पूछते हैं कि तैयारी करने में कितना टाइम चाहिए, मतलब 6 महीने 1 साल कितना टाइम चाहिए, और डेली कितना आपने टाइम दिया था? सर पहले से तो वैसे तो APO का जब आया था, अगस्त में एग्जाम हुआ था, उसके 1 महीना पहले से हम पढ़ रहे थे, लेकिन तब उतनी मेरी प्रिपरेशन सही भी नहीं थी, उतना ज्यादा तब हम बहुत ज्यादा पढ़ भी नहीं रहे थे, 6-7 घंटा तक पढ़ रहे थे और उतना हम कवर भी नहीं कर पाए। जो मेन सीरियस स्टडी इस एग्जाम के लिए तो हमने नवंबर से ही स्टार्ट की थी। अच्छा। दिसंबर में फॉर्म आया था, नवंबर से कर रहे थे। और पहले से भी हम अपने जब लॉ करते हैं तब तो पढ़े ही रहते हैं, तो एक बेस तो रहता ही है, लेकिन सीरियस स्टडी हमने नवंबर से ही स्टार्ट की थी। और तभी हम आपके वीडियोस जो देखते थे उसके नोट्स वगैरह बनाए थे, फिर हम जितना मैक्सिमम अपना दे सकते थे,
पहले हम शुरू में 8 घंटा पढ़ रहे थे, फिर जैसे जैसे एग्जाम आया हमने 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12, हमें मैक्सिमम 12-13 घंटा, हमें जितने में हमारा सिलेबस कवर हो जाए और हम 3 टाइम्स रिवाइज कर ले, हमें उतना पढ़ना है। अच्छा। तो हमने टाइम को नहीं देखा, बहुत से लोग 5-6 घंटा पढ़ के भी उसे कवर कर सकते हैं, और किसी के लिए और समय चाहिए होता है। जो लोग बहुत पहले से सीरियस स्टडी कर रहे हैं, जिनके नोट्स प्रिपेयर हैं, उनको इतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। लेकिन अब मेरा बहुत पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं था, तो मुझे देना पड़ा, क्योंकि मेरा था टारगेट हमें 3 टाइम्स रिवाइज करना है, तो हमें जितना ज्यादा समय देना पड़े हम देंगे। आपसे मिलकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि अगर ऐसा है कि ऐसा मन कर रहा है कि मैं अब तैयारी चालू कर दूं BCSG की। सच में आपके पढ़ाने इतना से देख के मतलब आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे। आपके पढ़ाने से हम लोग बने हैं, तो अरे बिल्कुल एकदम सच में इंस्पायर हो गया कि अब ऐसा लग रहा है कि तैयारी चालू कर दूं। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू।